हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आज यूपीएससी मेंस 2025 के हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 1 का डिस्कशन करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 1 के मैप बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया था। उसका वीडियो जो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे दिया गया, आप वहां जा करके मैप बेस्ड प्रश्नों को देख सकते हैं। आज हम लोग शेष प्रश्नों को लेकर के डिस्कशन करेंगे। हालांकि पूर्ण रूप से आज डिस्कशन कंप्लीट नहीं किया जा रहा है, एक और वीडियो लाया जाएगा जिस पर यह पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया जाएगा। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 2 को लेके, जिस पर ताम्र पाषाणिक संस्कृति को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग लघु पाषाणिक उपकरण बनाने में विशेषज्ञ थे, और केवल विशेषज्ञ ही नहीं थे बल्कि वे प्रस्तर कार्य में भी उन्होंने जो है कुशल कारीगर थे। तो चैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में पूछा जा रहा है। चैल्कोलिथिक पीरियड का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो दो चीजें निकल करके आ रही है। एक तो हो गया कॉपर और दूसरा हो गया पाषाण। अर्थात अभी तक पाषाण से निर्मित जो उपकरण थे वो खत्म नहीं हुए थे, वो समानांतर रूप से कॉपर के साथ भी जारी थे। चूंकि पैलोलिथिक पीरियड से लेकर के नियोलिथिक पीरियड तक हमें क्या मिलता है, अलग अलग चरणों में पाषाण के विभिन्न प्रकार के उपकरण जो है मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा बनाए गए अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन जैसे ही उन्हें धातु का ज्ञान हुआ, और सबसे पहला धातु जो ज्ञान हुआ वो था कॉपर के बारे में उनको ज्ञान हुआ था, जिसे अयस्क कहा जाता था। अब इस कॉपर को लेकर के उन्होंने जो है प्रारंभिक दौर पर निर्माण प्रारंभ किया, लेकिन प्रस्तर को उन्होंने पूर्ण रूप से छोड़ा नहीं था। तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड को ही कहा जाता है चैल्कोलिथिक पीरियड, ताम्र प्लस पाषाणिक पीरियड कहा जाता है। और ये ठीक हड़प्पा से पूर्व है। हड़प्पा में क्या हो गया ना, विज्ञान की थोड़ी और प्रगति हो गई, लोगों में समझ की जो भावनाएं हैं वो थोड़ा और डेवलप हो गया था। वो कैसे आप कह सकते हैं ना, कॉपर में जैसे आप टील मिलाएंगे तो मिल जाएगा ब्रॉन्ज। और हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे मूल चीज थी वो कांसे से बनी हुई मूर्तियों का निर्माण या कांसे के बर्तनों का निर्माण करना। अर्थात साइंटिफिक दृष्टिकोण से किस प्रकार मनुष्य का डेवलपमेंट हुआ फ्रॉम दी पैलोलिथिक टू हड़प्पा, ये हमें अलग अलग पाषाण उपकरण या उस क्रम में जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। और धातु के प्रयोग का जो पहला स्टेज है वो चैल्कोलिथिक से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो चैल्कोलिथिक पीरियड का डिस्कशन आपको मिल गया। अब इसका जो एरियाज है उसको लेकर के हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ बना था, सिंधु रिवर के जो सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में हड़प्पा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। अब जो तांबे की प्राप्ति हुई, तांबे की प्राप्ति कहाँ हुई, मूल रूप से हड़प्पा सिविलाइजेशन को तांबे की जो प्राप्ति वो राजस्थान से दिया जाता था। तो ये जो संस्कृतियाँ डेवलप हुई वो राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में, मालवा के आसपास के क्षेत्र में और वेस्टर्न महाराष्ट्र के क्षेत्र में इस संस्कृति का डेवलप हुआ। ये ग्रामीण संस्कृति थी, इनमें नगरीय तत्व अभी प्राप्त नहीं हुए, अर्थात वे उस डेवलपमेंट लेवल तक नहीं पहुंच पाए थे जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि ये हड़प्पा पूर्व की एक सिविलाइजेशन है, जिन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन के पूर्व की संस्कृति के तौर पूर्व की संस्कृति या उसे आगे बढ़ाने में इसका भी क्या था, एक महत्वपूर्ण योगदान के तौर पर हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ इसी क्रम में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में कुछ ऐसी भी संस्कृतियां हैं जो हड़प्पा संस्कृति के समानांतर क्रम में चली, जिनमें अगर आपको याद होगा गणेश्वर संस्कृति। गणेश्वर संस्कृति की जो मूल भूमिका थी वो ये थी कि हड़प्पा में तांबे के उपकरणों का क्या करना, एक्सपोर्ट करना, और गणेश्वर संस्कृति इसी के लिए जाना जाता था खास करके। तो तांबे का जो प्राप्ति और उसके उपकरणों को बनाने में इन्होंने महारत हासिल कर लिया। प्रस्तर तो चल ही रहा था और ये धीरे धीरे प्रस्तर को छोड़ रहे थे, जो हमें बाद में जाकर के क्या है, लोहे का जब पूर्ण रूप से इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसे हम कहते हैं ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में महाजनपदों का समय काल, तब तक इन्होंने जो है प्रस्तर का धीरे धीरे खत्म करते हुए वैदिक पीरियड से हम इसे पकड़ सकते हैं कि प्रस्तर का उपयोग धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है, चलिए, अब कुछ क्षेत्रों को ले लेते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों में ये आहार और गिलुन का क्षेत्र हमें प्राप्त होता है। दूसरी ओर मालवा संस्कृति, मालवा ये भी क्या है, ताम्र पाषाणिक है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो है जोरवे है, दायमाबाद बहुत बड़ा रीजन है, इनाम गांव का भी एक क्षेत्र है जो कि क्या है ना, इन्हीं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं।
ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की सबसे प्रमुख विषम भूमिका थी। ये छोटे औजारों का निर्माण करते थे, माइक्रोलिथ अर्थात बड़े औजार से धीरे धीरे, पैलोलिथिक से बड़े औजारों से धीरे 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 छोटे औजार तक पहुंच चुके थे। नियोलिथिक ने तो एक परिवर्तन ला ही दिया था और अब छोटे औजारों की आवश्यकता थी कृषि कार्य के लिए, खेती के लिए, जीवन के संरक्षण के लिए। तो छोटे औजारों का जो है निर्माण, माइक्रोलिथ उपकरण का यहाँ पर क्या हो रहा था, उपयोग हो रहा था। और खास करके वे दो चीज़ों का उपयोग कर रहे थे, एक तो स्टोन्स का जिनमें ब्लेड के उपकरण बनाए जा रहे थे। अच्छा, ब्लेड की कुल्हाड़ियाँ भी बनाई जा रही थी, एक्स का निर्माण भी किया जा रहा था। और साउथ में तो जो पत्थर के ब्लेड है या ब्लेड से जुड़े हुए एक इंडस्ट्री भी वहाँ फ्लोरिश हो रही थी। दक्षिण भारत में इसका कारखाने के तौर पर इसका उपयोग रहता था। लोग इस क्रम में जो माइक्रोलिथ पाषाण उपकरण इतना ज़्यादा बना रहे थे, इतना ज़्यादा उन्होंने इसमें महारत हासिल कर लिया था कि वे ये कारखाने के तौर पर ये डेवलप हो रहा था। ठीक है, तो इस प्रश्न का तो उत्तर हमें मिल गया कि माइक्रोलिथ्स बनाने में उन्होंने महारत हासिल कर लिया था, जिसका प्रमाण हमें साउथ में इंडस्ट्री फ्लोरिश होता हुआ दिख रहा है। अब इसके साथ साथ माइक्रोलिथ तो उपयोग हो ही रहा था स्टोन्स के, लेकिन अगर हम राजस्थान के आहार क्षेत्रों का देखेंगे तो यहाँ स्टोन्स के माइक्रोलिथ कम पाए गए, तांबे के माइक्रोलिथ बने। तो तांबे के माइक्रोलिथ बनने का एक और कारण यह है कि ये जो है आहार और गिलंद का क्षेत्र राजस्थान के क्षेत्र में है और राजस्थान के खेतरी जो है तांबे के एक प्रचुर भंडार पाए जाते थे। तो इन्हें तांबा मिला ज़्यादा से ज़्यादा, तो इन्होंने पत्थर को छोड़ दिया। स्वाभाविक सी बात है, पत्थर को छोड़ने का ही क्रम जो है ताम्रपाषाण में देखने को मिला। लेकिन उन जहां तांबे की कम प्राप्ति थी वे पत्थरों का उपयोग किया, जहां तांबा ज़्यादा मिला उन्होंने तांबे का उपयोग किया, जैसे कि आहार की संस्कृति में हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इसके अलावा जोरवे और चंदौली में भी तांबे की कुल्हाड़ियाँ, तांबे की छेनियों का निर्माण किया गया। बर्तन के निर्माण में भी जो है, मिट्टियों के बर्तन निर्माण में भी जो कि काले और लाल रंग के थे, इनमें इनको विशिष्टता प्राप्त थी। अलग अलग आकार के ये जो है सफ़ेद रंग से जो है क्या बनाते थे ना, बर्तनों का निर्माण करते थे। साथ में चालकुलिथिक जो लोग थे वो कला और शिल्प, खास करके पत्थर और तांबे के शिल्प में कुशल कारीगर बन चुके थे। पत्थरों की अगर बात करें तो वे कार्लेलियन, सेलखड़ी, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के मोतियों का निर्माण उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। मालवा के क्षेत्रों में बुनाई यंत्र ज्ञात हो चुका था। सूती रेशमी धागों का प्रचुर मात्रा में जो है महाराष्ट्र के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, अर्थात उन्हें कताई और बुनाई में भी महारत हासिल था। हैंड क्राफ्टिंग में उन्होंने निपुणता प्राप्त कर लिया था। इनाम गांव का अगर पूरा डिटेल किया गया जो प्राप्त हुए, वो कुम्हार, लोहार प्राप्त हुए, हाथी दांत के निकलने वाले प्राप्त हुए, चूना निर्माता प्राप्त हुए, टेराकोटा बनाने में भी इन्होंने महारत हासिल कर लिया। खास करके ओमेन टेराकोटा मिलने से ये लगता है कि इन्होंने मदर गॉडेस की जो भूमिका है इनको ज्ञात था। तो ये टेराकोटा बनाने में भी ये क्या थे ना, शिल्पी बन चुके थे। तो एक प्रकार से न केवल ये प्रस्तर बनाने में कारीगर थे, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी इन्होंने कुशलता को हासिल कर लिया था। और इन कुशलता का ही जो अनदर डेवलपमेंट पीरियड है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। और इसी कारण से हड़प्पा में एक वर्ल्ड की बेस्ट हम कह सकते हैं कि ना वास्तुकला देखने को मिला, जो कि नगर निर्माण योजना के तौर पर देखा जाता है। और ये डेवलपमेंट जो है एक एकाएक नहीं हुआ था, बल्कि इन क्रमिक संस्कृतियों के द्वारा ही आगे बढ़ा था। क्लियर हो गया पूरा चीज़ है। ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति क्लियर हो चुका है। देखिए दूसरा प्रश्न भी इसी तरह कनेक्टेड है कि हड़प्पावासी कला प्रेमी लोग नहीं तो बिल्कुल गलत है। हड़प्पावासी अगर कला प्रेमी नहीं होंगे तो विश्व में कौन कला प्रेमी होगा, क्योंकि वास्तुकला के क्षेत्र में एक अलग सा जो नगर निर्माण प्रणाली दिखाया गया वो उस समय के काल में दजला, फरात या मेसोपोटामिया में भी नहीं प्राप्त हुआ। चौड़ी सड़कें, दुर्ग का निर्माण करना, मध्यम नगर निचला नगर की भूमिका, बुर्ज का निर्माण करना, मीनारों का निर्माण करना, नालियों की सुंदर व्यवस्थाओं का निर्माण करना, इसके साथ साथ बड़े बड़े भवनों का जिनमें अन्नागार, स्नानागार का निर्माण करना, श्रमिक आवास की कॉन्सेप्ट है, ये सभी ये दिखाता है कि हड़प्पावासी कला प्रेमी तो थे ही। कार्नियन के मन के चानूदोड़ो में तो मनकी की फैक्ट्री थी, विभिन्न प्रकार के मनकों की क्या बनाए जाते थे ना, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। इनसे ये बात एकदम क्लियर है कि हड़प्पावासी क्या है ना, एक नगरीय सभ्यता, और नगरीय सभ्यता बिना कला से जो है अछूता नहीं रह सकता है। अगर कोई सभ्यता नगरीय है तो वो कला से युक्त है। ग्रामीण संस्कृति को हम कला से क्या सकते हैं, अछूता मान सकते हैं, पर किसी भी सूरत में नगर का जो कॉन्सेप्ट है वो बिना कला के डेवलप नहीं
नहीं हो सकता है। तो नगरीय सभ्यता चुकी थी तो हड़प्पावासी कला प्रेमी थे, ना कि कला प्रेमी नहीं थे। तो ये यहाँ पर इस चीज़ को हम कमेंट कर सकते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं कि ये बिल्कुल कला प्रेमी थे, इस कला ना प्रेमी होने का तो कोई सवाल नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस बार पूछा गया है। इस प्रश्न को 150 शब्दों से अधिक शब्दों में भी उत्तर दिया जा सकता है और बड़ा डिटेल में दिया जा सकता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म द्वारा प्रस्तुत वैचारिक चुनौती, वैचारिक चुनौती का अर्थ है कि जैन धर्म और जो आपका बौद्ध धर्म है, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया। जो ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर जो वैदिक पीरियड है उनका इन्होंने खंडन किया, अर्थात जो ब्राह्मणवाद था उनके प्रतिक्रिया स्वरूप जो एक नया जो है धर्म उभर करके आया, वो क्या था ना, वो था आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोनों एक ही समय काल में एक ही क्षेत्र में फले पूरे, लेकिन दोनों के विचार और कॉन्सेप्ट क्या थे, अलग थे। ये भी अपने आप में एक अनोखी चीज़ें हैं। चलिए उसको कभी बाद में जाकर के क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल जैन धर्म और बौद्ध धर्म द्वारा प्रस्तुत वैचारिक चुनौती की जड़ें पूर्वी भारत में कृषि आधारित बस्तियों के विस्तार। तो बिल्कुल सही है कि पूर्वी भारत में जब कृषि आधारित बस्तियों का विकास हुआ या कृषि आधारित कृषि कार्य में जब सरप्लस प्रोडक्शन की चीज़ें बढ़ने लगी, तभी तो महाजन पदों का उदय हुआ। जनपद से महाजन पद बने और इन महाजन पदों से फिर शक्तिशाली मोनार्की बन करके आए, जिनमें आपने देखा कौशल, वत्स, अवंती और मगध ने प्रमुख भूमिका निभाई। तो मोनार्की बनने में अगर किसी की भूमिका पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं ना, उसे हम कृषि की ही भूमिका मानते हैं। जैसे ही कृषि में सरप्लस प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ, इस सरप्लस प्रोडक्शन ने ही तो आगे जाकर के क्या किया ना, इन चीज़ों को उदय करने में, अर्थात एक नए धर्म को उदय करने में जो है एक अपनी सहायक भूमिका निभाई। अर्थात महाजन पदों का उदय हुआ और इस महाजन पदों के उदय ने एक नए धर्म को उदय दिया। अगर हम लोग डिटेल करते हैं कि पूर्वी भारत में उस समय सिर्फ अगर हम बात करें कि केवल जैन धर्म बौद्ध धर्म का ही क्या उदय हुआ था, तो बिल्कुल नहीं, गलत है। ऐसे कई समुदाय उस समय कई धर्मों का जो है उदय हुआ था, जिनमें आप कह सकते हैं आजीवक संप्रदाय भी थे, इसके साथ उच्छेदवादी भी थे, नित्यवादी भी थे, संदेहवादी भी थे, इसके साथ अहेतुवाद था, ईश्वर कर्णवाद था। तो ऐसे और भी निघंटनाथ पुत ये तो महावीर का ही है। तो ऐसे कई अन्य हमें क्या मिलते हैं ना, ठीक ब्राह्मण धर्म के उल्टे हमें ऐसे नास्तिक संप्रदाय का उदय होता हुआ दिख रहा है, जिनमें से जैन और बौद्ध धर्म ने प्रसिद्धि प्राप्त की और ये ज़्यादा क्या है ना उस समय उभर करके आए। अब किन कारणों को हम यहाँ पर उठा सकते हैं कि ये किस कारण से ये निकल करके आया। तो सबसे पहला जो कारण था, ईसवी पूर्व जो 6वीं शताब्दी का समय काल है, उसको अगर हम गौर से देखें तो मध्य गंगा की घाटी, गंगा घाटी के मध्य के क्षेत्र में क्या हुआ ना, मध्य गंगा की घाटी के क्षेत्र या जो पूर्वोत्तरी भारत का जो क्षेत्र है, यहाँ कई धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। और इस धार्मिक संप्रदाय के उदय के पीछे कारण क्या था ना, धार्मिक अनुष्ठान, रीति रिवाज और इनकी धार्मिक प्रथाएं अलग अलग थी। ऋग्वैदिक पीरियड में वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हुआ, हालांकि जड़ता को लेटर वैदिक पीरियड में प्राप्त हुआ। जैसे ही वर्ण व्यवस्था में जड़ता आई तो ब्राह्मण धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म के बन करके या ब्राह्मणवाद उभर करके आया। कई रीति रिवाज और से क्या है ना लोग परेशान होने लगे। तो इनके अर्थात जो धर्म की कठोरता हमें लेटर वैदिक पीरियड सूत्र काल में चरम सीमा पर देखने को मिला। इन्हीं के विरुद्ध स्वरूप जो है क्षत्रिय धर्म ने इनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने सबसे पहले जो है ब्राह्मणों का प्रयोग किया, ब्राह्मणवाद का विरोध किया और शासन को अपने हाथ में लेना प्रारंभ किया। जैसे ही शासन सत्ता इन्होंने अपने बल से अपने हाथों में लिया, इन्होंने जो है ब्राह्मणवाद सिद्धांत को दरकिनार करना प्रारंभ किया। और इसी दरकिनार के कारण ही क्षत्रियों जैसे ही दरकिनार हुआ तो ये भी चाहते थे कि एक नया रिलीजन उभर करके आए। और इसी समय काल के दौरान हमें क्या देखने को मिला ना, बुद्ध और महावीर के तौर पर जो स्वयं भी क्या थे ना क्षत्रिय से जुड़े हुए थे, क्या हुआ ना एक नया रिलीजन होता हुआ हमें दिख रहा है। क्षत्रिय संप्रदाय जो शासन कर रहे थे या जो मोनार्की का जो सिस्टम आ रहा था, उनका मूल बेस क्या था? उनका भी मूल बेस ये था कि वो किसानों से उगाए गए कर या उपज के भाग के रूप में मोनार्की का जो उत्पन्न हुआ या राजतंत्रशाही का जो उत्पन्न हुआ, ये जो कृषि का जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ उसको रक्षा के तौर पर जो है ये उभर करके आए।
तो कृषि कार्य की जो संस्कृति थी उसी किसी कार्य की संस्कृति ने ही नए धर्म को जो उदय दिया, और इन्हीं सबसे पहले क्षत्रियों ने इस प्रतिक्रिया स्वरूप क्षत्रियों ने इनका विरोध किया, और फिर एक नया धर्म उभर करके हमें आता हुआ दिख रहा है। तो सबसे मेजर फैक्टर क्या था ना, एक नई कृषि आधारित व्यवस्था। तो धातु निर्मित कुल्हाड़ियों का प्रयोग मध्य इसी गंगा घाटी में होने लगा, और जैसे ही इन्होंने साफ सुथरा किया तो कृषि में क्या होना, एक आमूल परिवर्तन आना शुरू हो गया, जिसके कारण इस बस्तियों का क्या हुआ ना, निर्माण प्राप्त हुआ, बस्तियों का विस्तार होना प्रारंभ हुआ। अर्थात जो है हम कह सकते हैं फिजिकल चीज़ें बढ़ने लगी, लोगों में निजी संपत्ति के संचय की भावनाएं बढ़ने लगी, और निजी संपत्ति की भावनाओं का विकास से वह मोनार्की का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और इस मोनार्की के डेवलपमेंट ने पुराने रीति रिवाज से अलग होकर के एक नए जीवन शैली को अपनाने के लिए जो है, और नए धर्म को अपनाने के लिए जो है, बुद्ध और महावीर के धर्मों को उन्होंने अपनाना प्रारंभ कर दिया। 500 ईस्वी के आसपास मध्य गंगा घाटी में कई शहरों का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कौशाम्बी, कुशीनगर, राजगीर हो गए, पाटलिपुत्र हो गए, वैशाली हो गए, भागलपुर हो गए, और इन्हीं शहरों में से ही बुद्ध और महावीर का जन्म माने उदय हुआ। बुद्ध वो क्या थे, शाक्य कपिल वस्तु से जुड़े हुए थे, महावीर वैशाली से जुड़े हुए थे। एक ही क्षेत्र है, कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी में दो अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट से दो अलग अलग जो है क्या है ना, धार्मिक धर्म का उदय हुआ। ठीक है, चलिए अब इनमें सबसे ज़्यादा एक और चीज़ें जो हेल्प किया इस नई कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के उदय में, वो था कॉइन, पंचमार्क कॉइन। पंचमार्क कॉइन ने तो एक आमूल परिवर्तन कर दिया। इन्होंने व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में जो है तीव्र जो है वृद्धि कर दी। व्यापार और वाणिज्य की वृद्धि होने से वैश्य जाति, जो कि वर्णा व्यवस्था में तीसरे क्रम में थी, और ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक, सूत्र महाकाव्य काल में अपने जो अस्तित्व है उसको खोज रहे थे, उसे उनको अब क्या है ना, इनके पास जैसे इनके पास अधिक धन आने लगे, तो ये भी चाहते थे कि एक ऐसा धर्म आए जिनसे इनको सपोर्ट मिले, और व्यापार को क्या प्राप्त हो, सपोर्ट प्राप्त हो। चूंकि वैदिक धर्म ने व्यापारिक धर्म को क्या किया था, कहा था कि जो धन का संचय करते हैं या जो सूद देते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, तो लोगों को व्यापारी वर्ग से दूर रखा था। लेकिन ये जो नया धर्म है, जिन्हें व्यापारियों का भी समर्थन प्राप्त था, अर्थात वर्धमान के साथ साथ बुद्ध को, इन्होंने जो है इस वैदिक पीरियड के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है इस धर्म को क्या किया ना, आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो जो सोशियो इकोनॉमिक जो चेंजेस आया, उसी सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस का ही परिणाम था बुद्ध और महावीर का उदय होना। तो मूल रूप से व्यापारी वर्ग, जिन्हें हम सेठी कहते हैं, उन्होंने वर्धमान और बुद्ध और महावीर दोनों को क्या किया ना, समर्थन दिया। चलिए, तो और कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके पीछे, और भी बहुत सारा कारण था कि वैश्य लोगों ने ही क्यों ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दिया। क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट है वर्धमान महावीर या बुद्ध का, वो था कि वर्ण व्यवस्था रहित है। अब तक जो संस्कृति वैदिक पीरियड में देखने को मिला, उसमें वर्ण व्यवस्था की कठोरता पाई जाती है, और उनमें पहले को तो पहला ऋग्वैदिक से ही सम्मान मिल चुका था, लेटर वैदिक में वो और कठोर हो गया। क्षत्रियों ने अपने बल पर जो है उन्होंने क्या किया, जो है सम्मान को छीन लिया ब्राह्मणों से, और फिर उन्होंने क्या किया ना, अपना शासन स्थापित करना प्रारंभ किया। तो वैश्यों की बात कौन करे, वैश्यों की बारी अब थी, जब लोहे का आविष्कार हुआ, कृषि उत्पादन बढ़ गए, और पंचमार्क कॉइन का आविष्कार हो गया, तो व्यापार वाणिज्य बढ़े तो वैश्य संप्रदाय के पास धन आए, और अभी एक नए धर्म को लेकर के चिंतित थे, तो उन्होंने क्या किया ना, वर्धमान महावीर को सपोर्ट कर दिया, जो कि वर्णा व्यवस्था के विरुद्ध थे। उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि ब्राह्मणों द्वारा जो ब्याज दर पर धन और उधार लेने की बात पर जो विरोध किया जाता था, उन्होंने इसका किसी प्रकार का जो है इस पर लेकर डिस्कशन नहीं किया, उन्होंने बल्कि सपोर्ट किया। निजी संपत्ति के विरुद्ध, निजी संपत्ति की रक्षा से जटिलता आ चुकी थी लेटर वैदिक पीरियड में। जटिलता इस क्रम में कि निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए युद्ध होना प्रारंभ हो गया था। चूंकि मोनार्की धीरे धीरे आ रहा था, तो युद्ध, जनपद, महाजनपद का उदय हुआ, मोनार्की बने, तो इससे लड़ाइयाँ बढ़ती चली गई निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए। तो अब लोग ये चाहते थे कि हम इस निजी संपत्ति के सुरक्षा एवं जो युद्धरत जो संस्कृति उसको छोड़ करके हम क्या करेंगे, सादा और सरल जीवन व्यतीत करेंगे, जिसे बुद्ध और महावीर दोनों ने सबके सामने एक आदर्श के तौर पर स्थापित किया। तो ये भी एक कारण था, जिसके कारण क्या ना, वर्धमान महावीर और बुद्ध का उदय हुआ। ठीक है, तो ये कुछ इसको लिखा जा सकता है, और काफ़ी इसे अच्छे तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, अरेंज करके लिख सकते हैं।
प्रादेशिक गणराज्यों की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में विकसित जीवन पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया में देखी गई। तो ठीक एक ही कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे थे अभी कि प्रादेशिक गणराज्यों की जो उत्पत्ति हुई, लिच्छवी गणराज्य, मल्ल गणराज्य, ये उन मोनार्की सिस्टम से क्या था ना, महाजन पदों में जो मोनार्की सिस्टम था उससे थोड़ा डिफरेंट था। किस प्रकार का सिस्टम ना, वो तो वंशानुक्रम प्राप्त था मोनार्की सिस्टम में, लेकिन यहाँ एक सभा और समिति के माध्यम से जो है क्या किया था ना, शासन को संचालित किया जाता था। ऐसे 7,007 लोगों की राजन की सभा जो है हमें देखने को प्राप्त होता है लिच्छवियों में, जो कि क्या करते थे, शासन को कंट्रोल करते थे। तो ये जो गणतंत्र था इसमें किसी एक व्यक्ति की बात ना हो करके कई लोगों के समूहों के विचारों की बात होती थी। तो ये इस तरह से क्या थे, जो लेटर वैदिक पीरियड में जो संबंधता थी, जहाँ किसी एक वर्ण व्यवस्था के लोगों का क्या था, वर्चस्व था, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप जो है उन्होंने उस सिस्टम को छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि एक ही व्यवस्था को अपनाने से, एक ही लोगों की व्यवस्था को अपनाने से बाकी लोगों का जो क्या हो रहा है वो श्रेय प्राप्त नहीं हो रहा है या उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गणतंत्र को अपनाया और गणतंत्र में सभी लोगों की भूमिका को महत्वपूर्ण रूप से रखा गया। सभाओं के माध्यम से जो है राजन का सिलेक्शन किया जाता था और इनमें कई लोग होते थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो प्रादेशिक गणराज्य है उनकी उत्पत्ति जो है वैदिक काल के जो है विकसित संस्कृति के विरुद्ध के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। इसको आप डिस्कशन कर सकते हैं। मौर्यों ने भौतिक संस्कृति का प्रसार गंगा के मैदानों तक कहाँ तक सुगम कर दिया था। अब आफ्टर महाजनपद अगर बात करेंगे, महाजनपद में छोटे छोटे राज्यों में आप देख रहे हैं कि सेपरेट मोनार्की बना। अब मौर्य काल में क्या हुआ, मौर्य काल में मगध जो है इन सभी क्षेत्रों को, पूरे सोन, गंगा, पुनपुन जो क्षेत्र है, घाघरा का जो क्षेत्र है, इन सभी को मिला करके मौर्य साम्राज्य को डेवलपमेंट किया। और ये केंद्रीकृत व्यवस्था थी। इन्होंने नगर निर्माण की, नगर को संचालित करने के लिए 6 समितियों का निर्माण किया, जैसे कि मेगास्थनी इसके इंडिका से भी प्राप्त होता है, जहां अलग अलग समितियों की भूमिका थी। और इन समितियों के द्वारा नगर के हर कार्यों को व्यापार वाणिज्य से लेकर के पंजीकरण से लेकर के विवाद तक को जो है कंट्रोल किया जाता था। अर्थात भौतिक संस्कृति को अलग अच्छे तरीके से इसमें कंट्रोल की व्यवस्था की गई। अलग अलग कौटिल्य के अनुसार अलग अलग अध्यक्ष होते थे। ये अध्यक्ष क्या करते थे, अलग अलग कार्यों को सुगम बनाते थे। तो मौर्य काल में जो है भौतिक संस्कृति को जो है पूर्ण रूप से स्थापित किया गया और उनको सुगम बनाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को काफ़ी मजबूत बनाया गया। ना केवल अपने प्रशासनिक व्यवस्था बल्कि इन्होंने परिवहन व्यवस्था को तंदुरुस्त कर लिया, शाही मार्गों का निर्माण किया। परिवहन के लिए तो इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया। हिमालय के तराई तक परिवहन को क्या बनाने इन्होंने मजबूत बना दिया ताकि व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हो सके। तो शाही संस्कृति का उदय व्यापार वाणिज्य के विकास से भी होता है। तो व्यापार वाणिज्य का विकास जैसे जैसे होते गया, शाही संस्कृति का उदय या भौतिक संस्कृति का उदय में क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते चले गए। ठीक है, तो मौर्यों ने इस संस्कृति के उदय में जो है बहुत हद तक अपने प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से और अपने जो अरेंजमेंट है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को मजबूत बनाना, अपने जो प्रोविंशियल जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको मजबूत बनाने में, बाजार तंत्र को, नगर को मजबूत बनाने के अलग समितियों का निर्माण, इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को मजबूत किया था। ठीक है, चलिए प्रथम से तृतीय शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत और मध्य एशिया में संपर्क की प्रकृति के प्रभाव का जो है क्या करना है, परीक्षण करना है। तो प्रथम से लेकर के तीसरी शताब्दी के मध्य हमें जो है यूनानियों का आक्रमण देखने को मिलता है, पार्थियंस का आक्रमण देखने को मिलता है, पर बाद में शक कुषाण भी आए। तो इनका हमारे ऊपर भी क्या है ना इफेक्ट पड़ा और उनके कल्चर का हमारे इफेक्ट पड़ा और हमारे कल्चर का भी उनके ऊपर क्या पड़ा था, इफेक्ट पड़ा था। तो इसी मध्य एशिया के संपर्क को लेकर के क्या करना है, आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पूर्व मध्यकालीन भारत में सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया, जातिगत पदानुक्रम, धार्मिक वैधता, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक संघर्ष में जटिल अंतक्रिया। पूर्व मध्यकाल के पूर्व की जो समय काल है वो एक जटिल व्यवस्था पाई जाती थी और उस जटिल व्यवस्था को जो है अलग अलग आपको क्या है ना पॉइंट्स में इसके यहाँ पर उकेरना है। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि इन कारणों ने सामूहिक रूप से पूर्व मध्यकालीन भारतीय सामाजिक संरचना को कैसे पुनर्गठित किया और इन्हीं जो जातिगत पदानुक्रम है, धार्मिक जो वैधता है, धर्म क्षेत्र में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिला, या आर्थिक जो समस्याएं थी या राजनीतिक जो संरक्षण की समस्या, इन्होंने कैसे पूर्व मध्य समाज का निर्माण किया, इसको लेकर के यहाँ डिस्कशन करना है।
अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन करेंगे, वो ये कि उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिसके कारण पल्लव और चालुक्यों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ, और बताइए कि इस प्रतिद्वंदी ने दक्षिण भारत में सत्ता संरचना को कैसे प्रभावित किया। दक्षिण भारत में पल्लव और चालुक्य का संघर्ष जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। चालुक और जो अर्ली चालुकाज हम जिसे कहते हैं, तो अर्ली चालुकाज और पल्लवों का कॉन्फ्लिक्ट जो है मूल रूप से पुलकेशिन द्वितीय और इधर पल्लव के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के काल से प्रारंभ हो जाता है। अर्ली चालुकाज की अगर हम बात करें, जो अर्ली चालुकाज के जो स्थापना करता है वो थे पुलकेशिन प्रथम, जिनका समयकाल 535 से लेकर के 566 तक। ये कर्नाटक में थे, और पल्लव क्या थे, ठीक जो है नीचे की ओर हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश के दक्षिण में थे, और इनके जो संस्थापक थे वो पहले तो सिंह वर्मन, बाद में सिंह विष्णु के समय काल में ये उभरता हुआ हमें दिखा, जिसका समय काल 575 से 600 ईस्वी है। तो ये दो जो है क्या है ना, दो ठीक कह सकते हैं कि दो अलग अलग राज्य में उभर करके आए थे, और दोनों को दो नदी घाटियों के एक नदी घाटी के दूसरी ओर अर्थात कावेरी कृष्णा के उस और हम कह सकते हैं गोदावरी कावेरी का जो क्षेत्र है उसके उस और कौन थे, तो उस और चालुकास थे, और ठीक उसके नीचे के और कौन थे, तो पल्लवास थे। तो इनके बीच में तो संघर्ष होना था ही, वो तो तय था। इस क्रम में दो महत्वाकांक्षी शासक भी हमें देखने को मिला जिन्होंने इस चालुक्य पल्लव संघर्ष को और आगे बढ़ाया। वो कौन थे, तो पुलकेशिन द्वितीय के समय काल में, जो कि काफ़ी महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्होंने जो है सबसे पहले क्या किया ना, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन के काल में जो है सीधा कांची की ओर प्रवेश कर गए, और एक युद्ध हुआ जिसे हम लोग पुलुलुर का युद्ध कहते हैं। पुलुलुर के युद्ध में पुलकेशिन जो है विजयी हुआ। पुलकेशिन क्योंकि विजय गाथा हमें हॉल इंस्क्रिप्शन से भी जो है प्राप्त होती है कि पुलुलुर जो है कि युद्ध में कैसे प्राप्त हुआ। लेकिन और ये क्या था, ये जो है पुलकेशिन और महेंद्र वर्मन का जो संघर्ष है, ये कहा जाता है चालुक्य और पल्लव संघर्ष का प्रारंभ हुआ। एक तरफ कर्नाटक और दूसरी तरफ आंध्र, इन दोनों अलग अलग जो संस्कृति थी उनका संघर्ष की विजय गाथा यहीं से प्रारंभ हो जाती है। आगे हमें ये कॉन्फ्लिक्ट आगे और बढ़ता हुआ दिखा, और ठीक इसके पहला बार तो हमें दिखता है कि जो चालुकास वो विजय होते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब नरसिंह वर्मन पल्लव शासक बन करके आते हैं, जो कि महेंद्र वर्मन के पुत्र थे, तो नरसिंह वर्मन के समय का उत्तराधिकारी थे। तो नरसिंह वर्मन के समय काल में वे क्या किया, उन्होंने पुलकेशिन को अलग अलग युद्धों में जो है पराजित किया, और न केवल पराजित किया बल्कि बातापी पर जो अधिकार कर लिया, और स्वयं के लिए बातापी कोंड की उपाधि को भी धारण किया। तो ये हमें पल्लव चालुक्य संघर्ष देखने को मिला। आगे चल करके फिर हमें देखने को मिला कि पल्लव और चोलों में संघर्ष हुआ, चालुक्य चोलों में भी संघर्ष हमें देखने को मिला। तो एक क्षेत्रीय हमें क्या देखने को मिल रहा है, संघर्ष देखने को मिला है, और ये संघर्ष पहला पल्लव और चालुक्य के मध्य देखने को मिला था। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या था, नेक्स्ट प्रश्न था कि पूर्व मध्यकालीन भारत में कला और साहित्य के विकास के प्रमुख चरणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन स्पष्ट है। देखिए पूर्व मध्यकाल से दो प्रश्न, एक तो सोशल चेंजेस को लेकर के प्रश्न पूछा गया था, और अब कला और साहित्य को लेकर के पूछा गया है। तो पूर्व मध्यकाल का जो चैप्टर है उसमें से दो प्रश्न ऑलरेडी एक ही सेक्शन में, एक ही प्रश्न में जो है ऊपर नीचे पूछा गया है। वहाँ आर्थिक परिवर्तन, जो जातिगत जटिलता है पूर्व मध्यकाल में हमें देखने को मिला, उनको लेकर के डिस्कशन करना है, और पूर्व मध्यकाल में कला और संस्कृति का जो डेवलपमेंट देखने को मिला था उसको लेकर के इसके तीसरे प्रश्न में क्या करना है, हमें इसको लेकर के आलोचनात्मक इसमें व्याख्या करना है। तो साथियों आज यहीं तक, आगे जाकर के सेक्शन बी के प्रश्नों का डिस्कशन किया जाए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि अकबर की राजपूत नीति मुगल दरबार की गुटी राजनीतिक विचारों द्वारा निर्मित थी, विवेचना कीजिए। इसके अलावा उत्तर भारत की किसी से मुगलकालीन राजस्व प्रशासन के उत्तर भारत के जो एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम था उस पर मुगलकालीन राजस्व प्रशासन का क्या प्रभाव था, जो कि टोडरमल से प्राप्त होता है। टोडरमल को लेकर के भी यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है। टोडरमल की राजस्व प्रणाली की संरचनात्मक विशेषताओं की विवेचना कीजिए, मूल्यांकन कीजिए कि भारत में किस हद तक ये प्रणाली भू राजस्व निर्धारण के लिए मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन करने में जो सफलता प्राप्त किया था। सबसे पहले टोडरमल के द्वारा ही जो है मानकीकरण करने में क्या किया था, जो है जिस तरीके से टोडरमल के समीकरण में भूमि माप का मानकीकरण किया गया वो बाद के समय तक भी हमें देखने को मिला था। तो इसको लेकर के काफ़ी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो इसको लेकर के हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज यहीं तक, और हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे मेंस का तो एग्जामिनेशन हो चुका है,
आगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए जो है क्लासेस लाए जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।